हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जनरल हिंदी का सेक्शन आता है उसके जो हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी के टोटल सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के PYQs हैं ये, और इनको टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो टॉपिक है आज का हमारा रहेगा वर्णमाला, वर्ण, स्वर, व्यंजन एंड ध्वनियाँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, बड़बड़ाना, खटखटाना और भन बनाना में कौन सी प्रकार की धातु का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर धातु बताना है कौन सी है। देखिए, बड़ बड़ाना, बड़ बड़ रिपीट हो रहा है, खटखटाना खटखट, भन बनाना, भन बनाना में भन भन रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाती है? अनुकरण धातु हो जाती है। कौन सी धातु हो जाती है? अनुकरण धातु हो जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और क्वेश्चन पेपर देखिए, हरियाणा CET को में आया था ये क्वेश्चन, और 6 नवंबर 2022 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। तो सारे PYQs हैं टोटल इसमें। बड़बड़ाना, खटखटाना तथा भन बनाना शब्दों में क्रिया के अनुकरण धातु का प्रयोग किया गया। अनुकरण किया गया मतलब रिपीट किया गया है उसे। दिए गए अन्य विकल्प जो है वो असंगत हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन C। अनुकरण धातु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें अनुकरण धातु कहते हैं। ये धातु ध्वनि सूचक शब्द के अंत में आ या फिर ना जोड़ने से बनते हैं, जैसे बड़बड़ से बड़बड़ाना, खटखट से खटखटाना, भन भन से भन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को डैश व्यंजन कहते हैं। दो भिन्न भिन्न व्यंजन, जब अलग अलग व्यंजन मिलते हैं तो उनके मिलने से जो व्यंजन बनता है उस व्यंजन को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, कुल संख्या है इनकी 4। टोटल हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या है 4। कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ एंड श्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हों, जैसे करना, बैठना, चलना आदि। तो इन्हें कौन सी धातु कहते हैं? इन्हें कहते हैं मूल धातु। जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हों उन्हें मूल धातु कहते हैं। जैसे करना, बैठना, चलना आदि जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक धातु। जैसे रंग से रंगना, चिकना से चिकनाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान का है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? वह शास्त्र है व्याकरण। उसे कहते हैं व्याकरण। व्याकरण का क्या काम होता है? जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है, उसे कहते हैं व्याकरण। शब्द की रचना में किसका योगदान नहीं होता है? शब्द की रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय का, पद का, धातु का या फिर उपसर्ग का? तो इसमें आएगा पद का योगदान नहीं होता है। शब्द की रचना में पद का योगदान नहीं होता, जबकि प्रत्यय एवं उपसर्ग का शब्द की रचना में योगदान होता है। प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के आगे लग जाते हैं। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं और उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अघोष। अघोष, घोष के बिना, मतलब उसके लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, उसे कहते हैं अघोष। हिंदी के अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, जबकि घोष में केवल नाद का प्रयोग होता है। अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में श्वास पहले से ही अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनि न हो, और महाप्राण वे होते हैं जिसमें श्वास अधिक मात्रा में निकलता है और हकार जैसी ध्वनि जो है वो विशेष रूप से रहती है। अंग और अह में क्या अंतर है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह में क्या अंतर है? तो ये जो अंतर है ये अयोगवाह का अंतर है। किसका अंतर है? अयोगवाह का अंतर है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह है। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है न व्यंजन है। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे। स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण
बिना किसी अवरोध के होता है, जबकि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्त अक्षर दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनके बीच स्वर नहीं रहता है, जैसे कि उत्थान, प्रस्थान आदि। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? तालु से नहीं बोला जाता है। हम सभी को बोल के देखेंगे। ई, द, श, य। तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि द को बोल के देखिए। द जब हम बोलते हैं तो द बोलने के लिए हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, उसे दांतों को स्पर्श करना पड़ता है, ऊपर के दांतों को। तो इसलिए इसका स्थान क्या हो जाएगा? दंत्य हो जाता है। जबकि ई, श और य का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य से, तालु से बोले जाते हैं। और च का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालव्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है? मूर्धा नहीं है तो देखो, ट, ड, री, थ। थ का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य नहीं है, जबकि ट, ड और री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? विसर्ग का उच्चारण जो होता है वो ह की भांति होता है। जब भी हम विसर्ग लगाए हुए शब्द का प्रोनाउंस करते हैं, उसको उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें ह की ध्वनि आती है। विसर्ग का उच्चारण ह वर्ण की भांति होता है। डी ऑप्शन राइट है। श का उच्चारण स्थान क्या है? अभी हमने पढ़ा था, तालव्य। स बोला जाता है दंत्य। और श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। डिफरेंस समझिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। साथ ही सार्थकता की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? पूर्ण सार्थक इकाई जो होती है वो वाक्य का रूप ले लेती है, वाक्य कहते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अंतिम वर्ण जो है वो नासिका से बोला जाता है, जैसे ञ, न, ण, न, म। ये सारे जो हैं वो नासिका से बोले जाते हैं, नाक से ध्वनि निकलती है। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे एक डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मात्रा। स्वर का कौन सा रूप? जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की, मतलब जो भी मात्राएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो स्वर का रूप होता है। स्वर का रूप जो व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं मात्रा कहते हैं। जबकि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? हमने ऊपर किया था। च जो है वो तालव्य से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। च वर्ग के अतिरिक्त और कौन से होते हैं? ई, य और श का उच्चारण स्थान भी तालव्य है। जबकि क का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ट वर्ग का होता है कंठ। ट वर्ग का होता है उच्चारण स्थान मूर्धा। त वर्ग का होता है दंत। और प वर्ग का होता है ओष्ठ। वर्ग मतलब जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है, ये सारा वर्ग हो गया, जो पूरी एक लाइन होती है 5-5 उसकी। और जबकि जो अंत वाला होता है उसका तो नासिका से ही बोला जाता है। नेक्स्ट है नंदन वन। नंदन वन शब्द में डैश मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? देखें, अभी ये कहता है कि 6 मात्राएं हैं। नंदन वन में है 6 मात्राएं। शेष जो दिए गए अन्य विकल्प हैं वो असंगत हैं। छंद शास्त्र में मात्रा नियम के अनुसार नंदन वन में 6 मात्राएं होंगी। अनुस्वार वाले वर्ण में गुरु मात्रा का विधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने गए हैं? तो ये माने गए हैं टोटल 13 स्वर माने गए हैं। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित 13 स्वर माने गए हैं। साधारणतः वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह माना जाता है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है।
अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। किस ध्वनि का होता है? ये क्वेश्चन पीछे उल्टा करके आया हुआ था कि विसर्ग की ध्वनि कैसी होती है, तो हमने पढ़ा ह के समान। अब इसमें पूछ लिया गया है किस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है और दो बिंदियों के रूप में लगाया जाता है, तो ये हमें सबको पता है विसर्ग ध्वनि होती है। विसर्ग ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, इसे स्वर से परे दो बिंदियों के रूप में लगाया जाता है। विसर्ग को अयोगवाह माना जाता है और विसर्ग का स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान कंठ होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लूत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लूत स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो ये हमें पता है 11। ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें स्पेशली पूछा गया था अनुस्वार और विसर्ग सहित, तब हम 13 कहेंगे। स्वर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व होते हैं 4, कौन कौन से? अ, ई, उ, री। और दीर्घ होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ। ये 7 स्वर जो होते, 7 वर्ण जो होते हैं ये दीर्घ होते हैं। नेक्स्ट, उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्यवस्थित रूप को कहते हैं वर्तनी। उच्चारित शब्दों को लिखने में जो प्रयुक्त लिपि चिन्ह होते हैं, प्रयुक्त मात्राएं का यूज करना होता है, उन्हें कहते हैं वर्तनी। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या फिर अक्षरी कहते हैं। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग या फिर उर्दू में हिज्जे कहते हैं, हिज्जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे क्वेश्चन जो है वो यहीं पर ही। इस टॉपिक से वर्ण और वर्णमाला से जो क्वेश्चन है वो टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो पीछे के पेपरों में आए हुए हैं, PYQs में आए हुए हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट न्यू टॉपिक से करेंगे। तो टिल देन फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। अभी आजकल आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देखिए जो भी फर्स्ट बिगिनर होता है, लर्नर होता है, उसको भी आपको प्रॉपर सपोर्ट करते रहना चाहिए। जल्दी मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय स्टूडेंट्स।